तो ठीक है दोस्तों, शिकागो प्रो होने वाला 24 जुलाई को, और जो सबसे बड़ा नाम था जिसकी अनाउंसमेंट होनी बाकी थी, जिसके लिए हम सभी एक्साइटेड थे, तो दोस्तों आप सबके फेवरेट एथलीट वापस आ चुके हैं भाई। जॉर्ज ब्राउन, मेंस फिजिक के एक बहुत ही बड़े एथलीट जो कि खुद को कहते हैं, लेकिन एक अच्छे एथलीट है। मैं बोलूंगा टॉप 10 में जो आता है वो एक डेफिनेटली अच्छा एथलीट होता है। लेकिन भाई टॉप 10 में तो आ गए, पर टॉप 1 वाले को सुना गए, ये याद है? I appreciate your that was funny. Your competitiveness, but you're going down. Ryan, you always present a nice package. You're going down too. खैर उसके बाद से हमने भाई के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट देखा नहीं, तब से आंड्रे फर्गूसन हमें ये सब कंटेंट देते आ रहे हैं। खैर जॉर्ज ब्राउन की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी फिजिक अभी इस तरीके से दिखाई दे रही है, और हैरानी की बात है लेकिन दोनों लेजेंड्स एक साथ एक ही फ्रेम में आपको दिखाई दे जाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, जो लाइनअप है ना यहाँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा शिकागो प्रो के हिसाब से। मैंने फिजिक में एथलीट्स कई सारे हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नाम आपको नहीं दिखेगा जॉर्ज भैया के अलावा। लेकिन ये पैसा लेके कहाँ भाग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब सीरियसली बात करते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट की, और ये किसी से छुपा नहीं है कि फाइनली रोली विंकलर इसमें कम्पीट करने वाले हैं शिकागो के अंदर। और ये बात बहुत पता थी पहले से, कई लोग रोली को टैंपा में कर रहे थे प्रेडिक्ट, कई लोग शिकागो में कर रहे थे, तो कुछ भी सही हो सकता था कुछ भी गलत। लेकिन फिलहाल ये अच्छी बात है कि रोली इसमें तो दिखेंगे ही, आर्नोल्ड क्लासिक में भी दिखेंगे, उसके 2 हफ्ते बाद फिर ओलंपिया में भी दिखेंगे, तो अभी 3 शोज़ में लगातार ही आपको दिखने वाले। तो रोली विंकलर फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों देखना होगा कि ये करते क्या है, हमने इनका नया पैकेज देखा नहीं, कितना अच्छा लगेगा या कितना ख़राब। स्टेज पे हमें उस चीज़ का बिल्कुल एक्साइटमेंट बनी रहेगी यहाँ पर दोस्तों। लेकिन और एथलीट्स भी हैं लाइनअप में, जैसे कि फिर से हसन मुस्तफ़ा आ गए हैं खेलने के लिए। इन्होंने लाइन लगा रखी है शोज़ खेलने के लिए, इन्होंने कसम खा रखी है कि इनको ओलंपिया में इस साल जाने है किसी भी तरह, क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्रो शोज़ खेले हैं ना। इन्होंने पॉइंट स्टैंडिंग से अपने पॉइंट्स इकट्ठे भी कर लिए हैं, टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं, यानी कि ओलंपिक के लिए इस वक्त के हिसाब से क्वालिफाइड है। बट अभी क्या है कि और भी शोज़ होंगे तो और भी लोग अपने पॉइंट्स जनरेट करेंगे, उससे इनको नीचे खिसका दे और खुद ऊपर आ जाएं। तो इसलिए हसन मुस्तफ़ा लगातार चांस नहीं छोड़ रहे कहीं भी। तो अभी फर्स्ट नंबर पर टिके हुए हैं, ये मोहम्मद अल ईमान के साथ में टाई हो चुके हैं। इस वाले शो को खेलने के बाद अगर मान लो वही आ जाते हैं 3rd, 2nd या फिर 4th आ जाते हैं, तो ऊपर आ जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे। इसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा चांस इनके रहेंगे कि टॉप 3 में तो बने ही रहेंगे, पॉइंट स्टैंडिंग के अंदर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन टॉप 3 में बने रहेंगे और ओलंपिया के लिए इस साल क्वालिफाई। यहाँ पर दोस्तों ये भी फिर हमें दिखेंगे आर्नोल्ड में। लेकिन भाई पीक करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। अपनी बॉडी को ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनके कोच समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार ख़राब फिजिक दिखाते ही जा रहे हैं। या फिर मैं बोलूँ कि हसन देखो सही में अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी कर रहे हैं ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए, बट फिजिक में दम नहीं होगा तो ओलंपिया क्वालिफिकेशन लेकर के भी 16th, 17th या 20th प्लेसिंग ही आनी है। तो अभी एक्चुअली में वर्क इस चीज़ पे करने की ज़रूरत है कि क्यों बॉडी पीक नहीं कर पा रही। तो अभी देखते हैं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इनके कोच, और यही बेहतर जाने इस चीज़ को। यहाँ पर दोस्तों दूसरा नाम जुड़ता है एक और, हंटर लब्राडा का। हंटर लब्राडा तो हमें पता ही था बहुत लंबे टाइम से शिकागो में खेलने ही वाले थे। लगातार ये एक जैसी फ़ोटोज़ डालते रहते हैं और कई लोग इस चीज़ से कई बार इरीटेट हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ये एक प्रोफेशनली बिल्कुल इस चीज़ को करके चलते हैं, एक जैसी कंसिस्टेंसी के साथ में अपडेट्स देते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है मानो हम ही लोग कोच हैं इनके और ये हमें सारे अपडेट्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कोचेज़ लगातार फ़ोटोज़ मांगते हैं एथलीट से, और उसी बैकग्राउंड में सेम बैकग्राउंड और सेम पोज सेम लाइट होनी चाहिए, तो वो उसी तरीके से हंटर लब्राडा करते हैं। निक वॉकर भी दोस्तों यही चीज़ करते हैं, एक जैसी फ़ोटोज़ डालते हैं लेकिन अपनी प्रोग्रेस दिखाते हैं, और वो एक्चुअल प्रोग्रेस हमें नहीं पता लग पाएगी, वो कोच ही समझ सकते हैं उनकी। फिलहाल हंटर लब्राडा इसमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ही डिप्लीटेड है इस वक्त पे, ग्लाइकोजन इनके अंदर नहीं है, बिल्कुल फ्लैट इनकी फिजिक दिखाई दे रही है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये टाइम ही ऐसा है, पीक वीक करेंगे, फुल होना शुरू करेंगे, कार्ब्स बॉडी में जाएंगे और देखेंगे हंटर किस तरीके से स्टेज पे निकल के आते हैं। प्रॉब्लम यही आती है कि ये बहुत ज़्यादा एकदम पीक नहीं कर पाते, एकदम रिप्ड फिजिक इनकी नहीं आ पाती है, और बहुत जगह पे इनके फ्लॉज है, लाइक बैक में बिल्कुल थिकनेस इनकी नहीं है, और कई सारे पोजेस इनके बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, देखते हैं इस बार क्या करते हैं इस शो में। अब इसके बाद दोस्तों हमारे लेजेंड पिछले साल के मैक्स चार्ल्स, यस पिछली बार जो मैक्स चार्ल्स ने करा था सेम इस बार हसन मुस्तफ़ा कर रहे हैं, शो पे शो खेलने का काम इन्होंने इस बार इन्होंने उठा रखा है। तो मैक्स चार्ल्स आए हैं दोस्तों दोबारा से लौट करके, और अब की बार ये इनका पहला शो है, और अभी देखना होगा ये कि क्या ये भी इस साल ओलंपिया के पीछे पड़ते हैं लगातार, अब शोज़ पे शोज़ खेल करके देखते हैं अभी इनकी प्रेप क्या है। लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से इनकी फ़िज़ीक बहुत ही एवरेज काइंड ऑफ लाइक लग रही है, देखते हैं कि स्टेज पे एकदम पीक कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये कर ही जाते हैं। लेकिन इनके अंदर फ्लॉज इतने हैं, ये आज से 7-8 साल 9 साल पहले भी ऐसे दिखते थे और ये आज भी ऐसे ही दिखती हैं, लेकिन तब भी पीक करते थे आज भी पीक करते हैं। तो मैक्स चार्ल्स एक ही तरीके से चलने वाले एथलीट है, ऑलमोस्ट एक ही फिजिक रखते हैं, चेंज नहीं लाते उसमें, तो इसलिए ये एक
अच्छे एथलीट मैं बोलूँगा इस लाइनअप के हिसाब से। दोस्तों कैलिफोर्निया प्रो में सेकंड कौन आया था आपको याद है? मोहम्मद शबान। जी हाँ, वो इस वाले शो में फिर से आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अभी नज़र आ रहे हैं। एकदम ना ड्राई फिजिक है उनकी, देखते हैं फुल होंगे तो कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और या फिर ख़राब भी हो सकती है फिजिक, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मोहम्मद ने पिछली बार बहुत ही अच्छा पैकेज, इवन अपना बेस्ट पैकेज दिखाया था कैलिफोर्निया शो में, और 10 नंबर पे पॉइंट स्टैंडिंग में आके खड़े हो गए। अब मान लो अगर वो इस कॉन्टेस्ट में सेकंड आ जाती है ना, तो वो काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, हसन के टक्कर में आके खड़े हो जाएंगे, वो 15 पॉइंट्स ऑलमोस्ट उनके भी हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली हसन आगे चल रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स को इकट्ठे करेंगे तो वो और आगे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शबान एक अच्छे एथलीट हैं, मतलब खतरनाक एथलीट है, इनको ये हिला के रख सकते हैं यहाँ पर पूरे लाइनअप को। और ये मत भूलो पोर्टरिको में भी ये सेकंड आए हैं, तो लगातार ये मतलब इनका नाम देखो साइलेंट किलर इन्होंने रखा हुआ है, और ये सही में इसी तरीके से बातें नहीं होती इनके बारे में, लेकिन ये है खतरनाक एथलीट। और मैं आपसे बताऊं तो कंसिस्टेंट एथलीट है सबसे बड़ी बात, लगातार ये सेकंड आते जा रहे हैं और अपने पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। ओलंपिया में तो चले ही जाएंगे अगर इसी तरीके से करते रहे तो। यही 4 एथलीट्स के बीच में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, जिनमें कि ऑब्वियसली टॉप पर तो रोली ही रहेंगे ऐसा मान के हमें चलना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े एथलीट हैं। लेकिन इन तीनों एथलीट्स की प्लेसिंग कहीं पे भी हो सकती है, और ये पूरा लाइनअप जो मेन लाइनअप है कैलिफोर्निया प्रो का इन एथलीट्स से बनता है। दोस्तों यहाँ पर ये लोग चार्ज कर रहे हैं एक्चुअली $39 इसके लाइव स्ट्रीमिंग के, तो आप बताओ खरीदोगे इसको? क्योंकि देखो वहाँ के हिसाब से ना $40 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये अमाउंट बनेगा 3000 रुपये का, और ये एक्स्ट्रा चार्ज टैक्स वगैरह सब इस पर लगता है, ड्यूटी अलग से लगती है, तो उसके बाद फिर ये 3200-3300 तक पहुँच जाएगा। तो एक शो के लिए 3300 रुपये खर्च करना मुझे लगता है कि वर्थ वॉचिंग है। ओलंपिया के लिए भी लोगों को महंगा लगता है, तो ये तो फिर एक छोटा शो है। हालांकि यहाँ पर लाइनअप जो है मेंस बॉडी बिल्डिंग का वो अच्छा है, बट 3300-3400 रुपये खर्चना ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी पुअर मिलेगी। ये एक बहुत ही एवरेज क्वालिटी में सारी शोज़ IFBB के लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मालूम नहीं, या बजट ही नहीं होता इनके पास में। बाकी आपके ओपिनियन क्या है इसमें दोस्तों? अब इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे अपडेट के ऊपर, और ये अब पुराना अपडेट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे रखूँगा इसको, क्योंकि अच्छी फ़ोटोज़ अभी पता लगी हैं इसीलिए बताऊँगा, नहीं तो मैं इसको फिर कवर ही नहीं करता। यहाँ पर दोस्तों ये रिपब्लिक ऑफ टेक्सास में फ़िलहाल आंड्रे ड्यू ने जीता इस वाले शो को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंड्रे फर्जूसन यानी लकी लिब्रा नहीं थे। आंड्रे ड्यू दोस्तों लेकिन बहुत ही खतरनाक एथलीट होते जा रहे हैं, मतलब ये तो जीतते ही हैं सीधा आकर के शो को। और यहाँ पर दोस्तों इनकी जो बैक थी क्या ज़बरदस्त डोमिनेट कर रही थी, मतलब लोग इतने पागल हो गए, मैंने देखा कमेंट्स में इनको रॉनी कोलमैन तक से कंपेयर कर डाला। हालांकि कंपैरिजन कोई किसी से भी कर सकता है, लेकिन टेक्निकली रॉनी कोलमैन अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी लोगों की एक्साइटमेंट का इससे आपको पता लगेगा। और अच्छी फिजिक थी आंड्रे की, हालांकि प्री जजिंग में थोड़ा सॉफ्ट साइड पे लग रही थी, क्योंकि फिजिक थोड़ी फ्लैट साइड पे थी, लेकिन फाइनल्स में ऐसे बोन ड्राई और एकदम फुल होकर के आए, एकदम हार्ड नज़र आ रहे थे, तो शो इनको जीतना ही था उस केस में। कुछ 5-6 घंटे का गैप था, प्री जजिंग इनकी सुबह 11-12 बजे के करीब थी, फाइनल्स इनके 6 बजे थे शाम को, और बहुत ही अच्छी इनकी फिजिक ऐसे निखर के आई ना, शो को डोमिनेट कर। बैक में तो उन्होंने खा गए आसपास के एथलीट्स को। और यहाँ पर पर्टिकुलरली मैंने देखा कि पोजिंग कितनी ज़्यादा मायने रखती है। आपके पास अच्छी मसल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको दिखा नहीं पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे? यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों अगर, तो आपको दिखाई देगा इन दोनों फोटोज़ के अंदर, जब आंड्रे नॉर्मल बैक में दिखाते हैं शॉट तो इस तरह से दिखते हैं। आप कहोगे साथ वाला एथलीट ज़्यादा अच्छा है जो लेफ्ट में है, पर फाइनल पोज वो इस तरीके से करते हैं। अभी आप कहोगे यार आंड्रे की फिजिक सबसे ज़्यादा बैक में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो तरीका वो भी था खड़े होने का, तरीका ये भी है। और मसल्स ज़्यादा कैसे बढ़ गई? क्योंकि आपने उनको शो ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है, आपने उसकी डेप्थ और डिटेलिंग को इस तरीके से दिखाया कि वो गहराई लोगों की नज़र में, जजेस की नज़र में एकदम छप गई। और वही है कि बैक को थोड़ा बेंड किया गया है, थोड़ा सा रोल आउट किया गया है, और तरीका है अपने अपनी बॉडी को किस तरीके से आप शो कर सकते हो हर एक। इसलिए कहते हैं पोजिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। पहले आंड्रे इस तरीके से पोज नहीं करते थे इतना अच्छा, जब 2 साल पहले इन्होंने जीता था ना शो रोमानिया प्रो, बहुत ही हल्की इनकी बैक लगती थी। तो यही चीज़ है कि मसल्स होने के बावजूद आप उनको किस तरीके से शो करते हो। और यहाँ पर ही एक और क्रिटिसिज्म मैं साथ में दूंगा, आंड्रे जब फ्रंट से खड़े होते हैं तो उतने अच्छे तरीके से पोज नहीं करते, स्पेशली ये वाला पोज जब ये हिट करते हैं ज़्यादा बेहतर लगते हैं जब ये अपनी वेस्ट पे हाथ रखते हैं, जिससे इनके शोल्डर्स भी कोने से पॉप करते हैं, जो उनका साइड डेल्ट है, और एब्स भी अच्छे से स्क्वीज़ होते हैं। तो आंड्रे फ्रंट से ना यार ना एब्स बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर पाते हैं और ना शोल्डर्स उनके पॉप कर पाते हैं ठीक से, बिकॉज रियर डेल्ट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर ही रहा है। और इनका पूरा अगर आपने व्लॉग देखा, इन्होंने बताया भी था कि हैनी रम्बॉटन को टोक रहे थे कि थोड़ा सही से स्क्वीज़ करो अपनी मसल्स को और अच्छे से फ्लेक्स करो। तो आंड्रे वैसे बहुत ही ज़बरदस्त पोज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और एक ज़बरदस्त एथलीट है। मतलब मास देखो ना, डोमिनेट कर ही जाएंगे चाहे कोई भी एथलीट हो, साइज़ डोमिनेट कर ही रहा है, चाहे मेंस फिजिक हो चाहे मेंस बॉडी बिल्डिंग हो दूसरे एथलीट्स पे।
तो अभी तो आंड्रे ड्यू ने ये वाला शो जीत लिया है। मुझे लगता है अभी और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे कंटिन्यूसली। ये जो 12 वीक्स अभी पड़े हैं ओलंपिया आने में, यहाँ अभी ये छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी ये लगातार ना अपनी प्रेप करते जाएंगे ओलंपिया के लिए। और मैं तो ये मान के चल रहूँगा कि बिल्कुल हमें एक अच्छा वर्जन आंड्रे ड्यू का देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी खुद कह रहे हैं अपने आप से कि मेरी अपर चेस्ट वीक है, जिस पे मैंने काम किया बट अभी और करना बाकी है, और कंडीशनिंग इनको और अच्छी चाहिए थी। पिछले साल ओलंपिया में जजेस ने इनको बोला था। बट वही है, फैंस जो क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं ऐप्स को उतने अच्छे से स्क्वीज़ नहीं करते, या शायद इनके ऐप्स उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। हालांकि इस शो में काफ़ी अच्छे से कर रखा था, स्क्वीज़ तो दिखाई भी दे रहे थे। बट यही है, छोटी मोटी चीज़ें आंड्रे को डिटेलिंग पे काम करना है। और आई थिंक अभी ज़्यादातर लोग तो यही बोल रहे हैं कि ऐप्स आपके अगर दिखने लग जाए ना ज़बरदस्त, तो आप मेंस फिजिक जीत जाओगे। मतलब ये गेम पूरा यही है ना, ब्यूटी जनरेट ही यहाँ से होती है। बट आई थिंक आंड्रे इन सब चीज़ों को सही से समझते हुए लगातार इंप्रूवमेंट्स तो दिखा ही रहे हैं। तो आई थिंक एक एथलीट अपना पूरा काम कर रहा है अगर ऐसे में वो इंप्रूवमेंट्स करता ही जा रहा है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों आप लोग बताओ, आंड्रे ड्यू, आंड्रे लिंकन क्या फ्यूचर होल्ड करते हैं मेंस फिजिक में। अगले अपडेट की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, और वो आता है कियोन पियर्सन से रिलेटेड। ये अभी इनकी फिजिक अपडेट आया है, और हमें तो मालूम ही है यार, ये भी शिकागो प्रो में खेलने वाले हैं, और अकेले यही है जिन्होंने कि इस लाइनअप को सबसे तगड़ा बना रखा है 212 के अंदर। और कियोन का जो मेन एम था ना, पिछली बार हमने देखा था कितने तगड़े लग रहे थे जब इन्होंने पिछले साल भी शिकागो खेला था, लेकिन इस साल इनका एम है कि मसल मैच्योरिटी और इम्प्रूव करनी है, फर्दर आगे लेकर जाना है, खासतौर से अपर बॉडी को। यार इस वाली फोटो में अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है मानो कोई बॉडी बिल्डर ही सही में खड़ा हुआ है। पूरी बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक इन्होंने अचीव कर रखी है, अभी बना ली है अपनी, जबकि कहाँ क्लासिक में कम्पीट करा करते थे। तो कियोन का ऐसा है ना, एक ऐसे एथलीट है ना वो, जो कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ही बने हैं। इतने तेज़ इम्प्रूवमेंट रेट, इतना तेज़ ग्रोथ रेट है इनका, किसी एथलीट का नहीं दिखाई देता। जो कहते हैं वो चीज़ करके दिखा देते हैं। लेग्स इनके इतने खतरनाक आते हैं, इतने सेपरेटेड आते हैं, मज़ा आ जाता है देख करके। लेकिन अगेन बॉडी ऊपर से भी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। अभी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ्लॉस थे, जैसे कि ग्लूट्स उतने टाइट नहीं थे, हैमस्ट्रिंग्स उतने क्लियर नहीं नज़र आते थे। बट कियोन तो लगातार जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, हर चीज़ को इंप्रूव करते जा रहे हैं, हर चीज़ में आपको एक नयापन ज़रूर देखने को मिलेगा। पिछले साल दोस्तों देखो 202 पाउंड्स पे इन्होंने खेला था, LBS पे इन्होंने खेला था, और 10 का अभी और इनके पास में विंडो है, तभी 212 बनेगा ना। लेकिन अभी देख करके तो फोटोज़ में यही पता लग रहा है कि और हैवी हो चुके हैं, और बड़े राउंड और टाइट हो चुके हैं, मेन है हार्ड हो चुके हैं। और यही चीज़ कियोन पियर्सन को स्पेशल बनाएगी और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग एथलीट साबित करेगी। मेरे हिसाब से इस शो को जीतना कोई बड़ी बात उनके लिए होनी नहीं चाहिए। ओलंपिया में क्या करते हैं ये देखने का इंतज़ार हम सभी फैंस को बेसब्री से रहेगा। तो फिलहाल ये इनका अपडेट है, और ये है कियोन पियर्सन। दोस्तों अगली न्यूज़ एक सैड न्यूज़ आती है, बिकॉज यहाँ पर 2 टाइम फिगर चैम्प थी जेनी पावेल, जेनी लिन इनका नाम था। तो ये अभी हाल ही में गुजर गई सीजर्स के चलते। इनको रात में सोते हुए मतलब सीजर्स आए, यानी दौरे पड़े, और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो ऐसा भी होता है कई बार, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि सीजर से ही डेथ हो जाती है, सोते सोते डेथ हो जाती है। और 49 की एज में इनके साथ ये हादसा हुआ। अनफॉर्चुनेटली इनको हमने खो दिया। हालांकि हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते, बिकॉज हम लोग हमेशा ही मेल्स के ऊपर या फिर मेंस बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, मेंस डिवीजन पे ही फोकस अपना रखते हैं। लेकिन वुमेंस में क्या चल रहा होता है हमें कोई कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से इन डिवीजन्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है। एक एथलीट चल रहा था लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। मतलब 2 टाइम ओलंपिया इन्होंने जीता हुआ 2006, 2007 में, जे कटलर के एरा में। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है दोस्तों। 2003 से 2009 तक इन्होंने खेला, उस दौरान 12 प्रो शोज़ इन्होंने जीत के दिखाए, 3 बार आर्नोल्ड जीत के बैठी हैं। तो मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, बट इतना आपको कुछ पता नहीं लगेगा बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है, उसके ऊपर से फिर वुमेन डिवीजन्स और भी छोटी होती हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, 49 की एज में ये दुनिया से चली गई जेनी लिन। ठीक है दोस्तों, अगला अपडेट आता है नाथनडे आशा का, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं, एकदम डिप्लीटेड चल रहे हैं ये। लेकिन अभी 4 वीक्स पड़े हैं इनका जो शो खेलने वाले हैं स्पेन में होने वाला यूरोपा शो, और उसके लिए बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद दिखेंगे। फिलहाल ये इनका अपडेट था जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी ठीक लग रही है, ऑन ट्रैक आ चुके हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा यार फ्लैट, एकदम फ्लैट और स्मॉल दिखाई दे रहे हैं ये। मतलब साइज़ ऐसा लग रहा है नहीं, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। उनको पता है, उनके कोच को पता है किस तरीके से वो पॉइंट तक अपने आप को बेस्ट एकदम हिट करना है, वहाँ तक किस तरीके से कितने टाइम में हमें पहुँचना है, इनको सब पता है, कैलकुलेशन रहती है। तो देखते हैं नाथन क्या करके दिखाते हैं। और ये इन्होंने एक शॉट डाला था अभी एब्स का, और इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको लग रहा होगा किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो 4 वीक्स आउट मेरे हिसाब से बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। देखना होगा उस दिन ये कितना अच्छा पीक हिट कर पाते हैं। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे अपडेट्स आज के, और लगभग अब सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने ही वाली हैं धीरे धीरे करके। तो देखते हैं क्या होता है 4-5 दिन बाद। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।